In this lecture, we will discuss rising tone. So let's start this topic, rising tone. So I have already delivered my 2 lectures on intonation. First on intonation, जिसमें मैंने intonation का meaning, इसकी importance discuss की, intonation के function discuss किए, tonic word क्या होता है, tonic syllable क्या होता है. And second lecture I have delivered on rules of falling tone. इस लेक्चर में हम करेंगे रूल्स ऑफ राइजिंग टोन. तो अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हो तो आप पहले वाले 2 लेक्चर जरूर देखिए. ओनली देन you will be able to understand this lecture. So let's start this topic, rules of a rising tone. First rule ये है, with soothing or encouraging statement. हमने फॉलिंग टोन वाले लेक्चर में किया था कि अगर स्टेटमेंट कंप्लीट और डेफिनेट हो तो फॉलिंग टोन लगता है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस और स्टेटमेंट सूदिंग है, मतलब कि कोई आपको कोई बात कह रहा है आपको रिलैक्स करने के लिए, तो वो राइजिंग टोन से आपने रियल लाइफ में बोलनी है. फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में देखिए कि राधा आपको ये कह रही है कि वो जल्दी आ जाएगी. तो इसका मतलब राधा आपको रिलैक्स कर रही है, आपको सूद कर रही है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी. तो ये एक सूदिंग स्टेटमेंट है. तो आपने स्टेटमेंट भी देखना है. अगर कंप्लीट एंड डेफिनेट स्टेटमेंट है तो फॉलिंग टोन, और अगर कोई स्टेटमेंट सूदिंग है तो आप उसमें राइजिंग टोन लगाओगे. अब मैंने अपने पहले दोनों लेक्चर में बताया है कि हम इसमें क्या करते हैं. जब इंटोनेशन की बात होती है तो हम स्ट्रेस लगाते हैं और टोन लगाते हैं. टोन लगाते हैं हमारे टॉनिक वर्ड पे. टॉनिक वर्ड क्या होता है, हमारा हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड होता है, लेकिन वो लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए या एडवर्ब होना चाहिए. ये 4 चीजें होनी चाहिए. इंटोनेशन का टॉपिक समझना चाहते हो तो आपको ग्रामर का पता होना चाहिए. तो ये 4 जो मैंने बताया है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और एडवर्ब्स, ये हमारे टॉनिक वर्ड होते हैं. और लास्ट में जब ये आते हैं तो उस पे हम टोन लगाते हैं. तो इस सेंटेंस में जो हमारा लास्ट वर्ड है वो कौन सा है, सून. ये हमारा कौन सा है, ये हमारा टॉनिक वर्ड है. तो इस पे हम क्या लगाएंगे, राइजिंग टोन. राइजिंग टोन नीचे लगती है, स्लैंटिंग लाइन होती है, हमने लगाया. इसके अलावा आपको क्या करना होता है, जितने भी कंटेंट वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, वही नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, उस पे स्ट्रेस लगती है. तो यहाँ पे राधा या राधा नाउन है तो उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा. तो जब भी कोई सेंटेंस इंटोनेशन का आता है तो उसमें हमें 2 चीजें करनी होती हैं, एक स्ट्रेस लगानी होती है, एक टोन लगानी होती है. टोन हमारी सून पे लगेगी. अब हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, सून पे हमारी जो टोन है वो ऊपर जानी चाहिए. हम क्या कहेंगे कि कोई सेंटेंस बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, राधा विल बी हियर सून. देखो सून में हमारी आवाज ऊपर जा रही है, ठीक है. राधा विल बी हियर सून, तो दैट इज कॉल्ड राइजिंग टोन, सूदिंग स्टेटमेंट. एक और आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं फास्ट ड्राइव नहीं करूंगा, तो आप उसको रिलैक्स कर रहे हो कि उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपके साथ गाड़ी में बैठ सकता है. आप फास्ट ड्राइव नहीं करोगे तो आप क्या उसको बताते हो, आई वॉन्ट ड्राइव टू फास्ट. आई वॉन्ट ड्राइव टू फास्ट. फास्ट में हमारी आवाज ऊपर जा रही है. तो इसमें जो हमारा जो टॉनिक वर्ड है वो कौन सा है, फास्ट है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है. एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की. ड्राइव करूंगा, क्या ड्राइव करूंगा, फास्ट ड्राइव नहीं करूंगा. तो फास्ट ड्राइव की विशेषता बता रहा है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ग्रामर में आपने सीखा होगा. तो हमारा टॉनिक वर्ड इसमें कौन सा है, टॉनिक वर्ड हमारा फास्ट है, उस पर राइजिंग टोन लगेगी. बाकी हमने स्ट्रेस लगानी है, मेन वर्ड है. ये जो वांट है ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है, तो आपको ध्यान रखना है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मींस हमने इसमें विल और नोट दोनों को मिलाकर वांट कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स के साथ हमेशा स्ट्रेस लगती है, तो हम इसमें स्ट्रेस लगाएंगे. ड्राइव हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ स्ट्रेस लगती है, क्योंकि स्ट्रेस किसके साथ लगती है, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या लगेगी, स्ट्रेस लगेगी. तो ये हमारा क्या है जी, पहला रूल है, with soothing or encouraging statement. Then is with intended question. What is the meaning of with intended question? कि हम क्वेश्चन पूछना चाहते थे,
लेकिन हमने सिंपल स्टेटमेंट बना दी। जैसे जो इंडियंस हैं, इंडियंस क्वेश्चन में थोड़े से उनका हाथ तंग है, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो उसकी जगह इंटेंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई खाना खा रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ओके यू आर ईटिंग फूड। हम ये नहीं कहते आर यू ईटिंग फूड, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लानी पड़ती है ना। कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई खेल रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ओके यू आर प्लेइंग। हमने पूछना क्या चाहिए था, आर यू प्लेइंग, लेकिन हमने पूछा क्या, यू आर प्लेइंग। तो हम जो इंडियंस हैं वो इंटेंडेड क्वेश्चंस यूज करते हैं, हम एक प्रॉपर क्वेश्चन यूज नहीं करते, बट एक सेंटेंस बोल जाते हैं, स्टेटमेंट बोल जाते हैं। कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दी होगी लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये एक इंटेंडेड क्वेश्चन है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या होता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेके जाते। क्वेश्चन का तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि जब भी आपने इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके जाओगे। इस सेंटेंस का स्टेटमेंट क्या बनता, आर यू एंजॉयिंग फूड, लेकिन हमने सिंपली उसको कह दिया यू आर एंजॉयिंग फूड, तो ये इंटेंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटेंडेड क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंपल स्टेटमेंट दी होगी और पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हमारा इंटेंडेड क्वेश्चन है। इंटेंडेड क्वेश्चन राइजिंग टोन से बोलेंगे। हमने इसमें टॉनिक वर्ड ढूंढना है। टॉनिक वर्ड क्या होता है, लास्ट कंटेंट वर्ड। तो इसमें फूड नाउन है, ये हमारा कंटेंट वर्ड है, तो इस पे क्या लग जाएगी, राइजिंग टोन नीचे लगती है स्लैंटिंग में। यू हमारा प्रोनाउन है, स्ट्रेस नहीं लगती। आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रेस नहीं लगेगी। समझ में आ गया। और इसमें जो हमारा जो मेन वर्ड है वो कौन सा है, इंजॉइंग। अब आप इस वर्ड इंजॉइंग को देखोगे तो इसमें इन परफिक्स है। परफिक्स आप जानते हो जो किसी वर्ड से पहले लगते हैं, आईएनजी सफिक्स है जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। तो स्ट्रेस कहाँ लगती है, मेन वर्ड पे लगती है। ये आपको मैंने स्ट्रेस पे भी कम से कम 10 वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑन माय ऐप ऑक्सब्रिज इंग्लिश। तो आपको एक एक चीज पता चल जाएगी स्ट्रेस कहाँ लगानी है, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन और फोनेटिक्स को ज्यादा डीपली समझना चाहते हो। तो ना प्रीफिक्स पे लगती है स्ट्रेस, ना सफिक्स पे लगती है स्ट्रेस। कहाँ लगती है, मेन वर्ड पे। तो यहाँ मेन वर्ड जॉय है तो इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगी। एक और एग्जांपल देखिए, मोहन इज वॉचिंग टीवी। अब हम पूछना क्या चाहते हैं, इज मोहन वॉचिंग टीवी, लेकिन हमने क्या कहा, मोहन इज वॉचिंग टीवी। तो इसमें हमारा जो कंटेंट वर्ड है, टॉनिक सिलेबल है, वो लास्ट वर्ड टीवी जो एक नाउन है, उस पे हम राइजिंग टोन लगा देंगे। मोहन नाउन है, उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा। फिर वॉचिंग एक वर्ब है, आईएनजी सफिक्स है, फिक्स पे कभी स्ट्रेस नहीं लगती। किस पे लगती है, मेन पे। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उस पे नहीं लगेगी। तो इस प्रकार हमने आपको दो रूल हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइजिंग टोन कहाँ लगेगी, विद सूदिंग और इनकरेजिंग स्टेटमेंट, नंबर 1। नंबर 2, विद इंटेंडेड क्वेश्चन। नंबर 3rd रूल इज विद इमोशनल WH क्वेश्चन। इमोशनल मीन्स जिसमें हमारी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व। जब मैटर ऑफ फैक्ट WH क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें फॉलिंग टोन लगती है, लेकिन जब WH क्वेश्चंस में आप कंसर्न दिखा रहे हो, किसी के लिए अपनी कंसर्न दिखा रहे हो, अपनी चिंता दिखा रहे हो, अपनी पर्सनल फीलिंग दिखा रहे हो, तो उसमें राइजिंग टोन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का बेटा बीमार था, तो जब उसका बेटे का आप हालचाल पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी कंसर्न दिखा रहे हो, आप अपनी पर्सनल फीलिंग उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो राइजिंग टोन के साथ बोलेंगे। तो हम क्या कहेंगे, हाउस योर सन, हाउस योर सन, ये हम यूज बोलेंगे, हाउस योर सन। तो ये हम बोलेंगे। तो अब इसमें जो हमारा टॉनिक वर्ड है वो लास्ट है, कौन सा है, सन, उस पर राइजिंग टोन लग जाएगी। और शुरुआत में अगर कोई भी WH वर्ड आता है तो उस पर क्या लगती है, स्ट्रेस। योर हमारा प्रोनाउन है, उस पर कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट और देखिए, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, हम उसको पूछने गए, तो उससे पूछ रहे हैं, उसके एक रिलेटिव से पूछ रहे हैं, उसके रिश्तेदार से पूछ रहे हैं कि, और हमारा जो फ्रेंड है उससे पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर हम कंसर्न दिखा रहे हैं, अपनी पर्सनल इमोशन दिखा रहे हैं, तो हम उसको राइजिंग टोन के साथ बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू रिकवर, व्हेन डिड यू
रिकवर, हम ये बोलते हैं ना, व्हेन डिड यू रिकवर, कि आप कब ठीक हो जाओगे। तो इसमें हमारा जो लास्ट वर्ड है वो टॉनिक वर्ड है, लेकिन टॉनिक में री प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, मेन वर्ड कवर है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो टोन है, स्ट्रेस है, वो मेन वर्ड पे लगती है। तो यहाँ मेन वर्ड कौन सा है, कवर। तो हमारी यहाँ पर क्या लग जाएगी, राइजिंग टोन। इसके अलावा हमारा इसमें जो क्या कहते हैं, और कौन सा वर्ड है, WH वर्ड है व्हेन। तो व्हेन पे हमारी क्या लगेगी भाई, स्ट्रेस लगेगी। तो व्हेन पे हमारी स्ट्रेस लगेगी और कवर पे हमारी राइजिंग टोन लगेगी, ये आपने ध्यान रखना है। So third rule is with emotional WH question, means WH questions which shows do you know personal concern. So we use a rising tone. One second, just let me charge my. Okay, the fourth rule is with yes no type question. With yes no type questions we use a rising tone. Yes no type question आपको पता है, the questions which start with helping verb, जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और जिनका आंसर यस और नो में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, डू यू वॉच टीवी, अगर आप टीवी देखते हो तो आप आंसर दे दो, क्या दोगे, यस आई डू। नहीं देखते तो आप क्या कहोगे, नो आई डोंट। तो ये है यस नो टाइप क्वेश्चन, जिनका आंसर यस और नो में होता है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो आप क्या बोलोगे, राइजिंग टोन के साथ बोलोगे, क्या कहोगे, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइजिंग टोन के साथ, डू यू प्ले फुटबॉल। तो इसमें हमारा टॉनिक वर्ड कौन सा है, लास्ट। तो इसमें राइजिंग टोन कहां लग जाएगी, यहां पे। और प्ले हमारी वर्ब है, उस पे क्या लग जाएगी, स्ट्रेस। एक और देखिए, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस नो टाइप में, तो हमने क्या बोला, हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क, हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क, क्लियर। तो इसमें हमारा जो मेन वर्ब है कंप्लीट, उस पे स्ट्रेस लगेगी, और जो होमवर्क है उसमें क्या लगेगी, राइजिंग टोन लगेगी, ठीक है। हैज ही कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क, तो यहां पर हमारी क्या लग जाएगी, राइजिंग टोन। तो हमने फोर्थ रूल डिस्कस कर लिया with the emotional WH question and with yes no type question. Next हमारा है with tag question if neither the statement nor tag question contains not. Tag question मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। Tag question हम यूज करते हैं दो पर्पज के लिए। नंबर वन, एक तो लिसनर का ध्यान, उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कि जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है वो हमारी बात वास्तव में सुन रहा है या नहीं सुन रहा। जैसे हम किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि राधा इज वर्किंग हार्ड। अब हम ये जानना चाहें कि वो हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो हम टैग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहते हैं, इजंट शी। फिर वो ध्यान देता है कि कुछ मेरे से पूछ रहे हैं, इजंट शी। तो एक तो टैग क्वेश्चन यूज करते हैं कि लिसनर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कि जो हम बात कह रहे हैं। सेकेंडली, हम टैग क्वेश्चन इसलिए भी यूज करते हैं कि लिसनर का आंसर लेने के लिए कि यस और नो। हमने सेंटेंस बोला राधा इज वर्किंग हार्ड, अब हम उसका ओपिनियन लेना चाहते हैं कि यस या नहीं, तब हम कहते हैं इजंट शी, फिर वो आंसर देता है यस और नो में। और टैग क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और प्रनाउन, क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट में और टैग क्वेश्चन कहीं भी नोट नहीं है तो टैग क्वेश्चन के साथ नोट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर, ओपन द डोर, विल यू। अब पहला जो सेंटेंस है इसमें फॉलिंग टोन लगेगी क्योंकि ये ऑर्डर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग टोन के साथ, क्योंकि हम सारा जोर तो शुरुआत में लगा देते हैं ऑर्डर में, डोर तक आते आते तो हम नीचे हो जाते हैं। हम किसी को ऑर्डर देंगे तो क्या कहेंगे, ओपन द डोर। अब देखो ओपन तो हम जोर से बोल रहे हैं, डोर पे आते हुए हमारी आवाज डाउन हो गई।
तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब हम कमांड होती है उनके साथ हम फॉलिंग टोन लगाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा डोर है, जो नाउन है, इसके ऊपर फॉलिंग टोन हो जाएंगे। फॉलिंग टोन ऊपर लगती है, राइजिंग टोन नीचे लगती है। ओपन हमारा मेन वर्ड है, वर्ब है, उसके साथ स्ट्रेस लगेगी। और अब हमारा टैग क्वेश्चन क्या रहेगा, विल यू। अब इसमें क्या लगेगी, राइजिंग टोन लगेगी, क्योंकि ना तो स्टेटमेंट में नोट दिया हुआ है ना टैग क्वेश्चन में। तो टैग क्वेश्चन के साथ अब राइजिंग टोन लगेगी। राइजिंग टोन कहाँ लगती है, वर्ब के साथ, कभी प्रोनाउन के साथ नहीं लगती। समझ में आ गया? तो हमारा यहाँ वर्ब कौन सी है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हमारी राइजिंग टोन लग गई। एक और एग्जांपल दीजिए, लेट्स हैव म्यूजिक, लेट्स हैव म्यूजिक, शैल वी। अगेन ये हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो स्ट्रेस, म्यूजिक हमारा मेन वर्ड है, इस पे क्या लगेगी, फॉलिंग टोन, और इसके साथ क्या लग जाएगी, राइजिंग टोन। तो आपको ध्यान रखना है कि टैग क्वेश्चन के साथ राइजिंग टोन लगाएंगे अगर ना तो स्टेटमेंट में नोट दिया हो या टैग क्वेश्चन में नोट दिया हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विद ग्रीटिंग्स एंड गुड बॉयज, गुड बायज। जब आपको ग्रीट करते हो, मॉर्निंग में आप क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करते हो ना, तो उसको राइजिंग टोन के साथ बोलना है। जब भी आज के बाद आप अपने टीचर या किसी फ्रेंड या किसी किसी को गुड मॉर्निंग विश करो तो राइजिंग टोन के साथ क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे गुड मॉर्निंग, ये सही नहीं है। राइजिंग टोन के साथ बोलना है। क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड नाइट, ये नहीं बोलना गुड नाइट, नहीं, गुड नाइट। देखो जब आप राइजिंग टोन के साथ बोल रहे हो तो देखो कितना अच्छा सेंटेंस निकल के आ रहा है। अदरवाइज हम सिंपल ही बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा नहीं। राइजिंग टोन के साथ बोलिए। क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है। राइजिंग टोन के साथ बोलना है आपको, क्लियर। जैसे यहाँ गुड मॉर्निंग है तो हमारा इसमें टॉनिक वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ड। अब लास्ट वर्ड में आईएनजी सफिक्स है, सफिक्स पे कभी नहीं लगती। हमारा मेन वर्ड क्या रहेगा, मॉर्न, इस पे राइजिंग टोन। गुड हमारा एडजेक्टिव है, इसमें क्या लगेगी, स्ट्रेस। तो आपको दो ही चीजें लगानी होती है सेंटेंस में, स्ट्रेस और टोन। ये हम विश कर रहे हैं। अब हम किसी को गुड बाय विश करेंगे, रात को आप सोने से पहले विश करते हो, क्या बोलते हैं, गुड नाइट। नो, ऐसा नहीं बोलना, राइजिंग टोन के साथ बोलना है। आज के बाद क्या कहोगे, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके। तो नाइट हमारा इसमें टॉनिक वर्ड है, मैंने बताया था टॉनिक वर्ड आपका लास्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड होता है। कंटेंट वर्ड मींस या तो वो नाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा। तो नाइट हमारा नाउन है, इस पे राइजिंग टोन लगेगी। गुड एडजेक्टिव है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी, स्ट्रेस लग जाएगी। तो आज के बाद आपने किसी को भी ग्रीट करना है या गुड बाय करनी है तो राइजिंग टोन के साथ करनी है, क्योंकि वो अच्छी एक प्रॉपर सेंस में सेंटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज विद क्वेश्चनिंग एक्सक्लेमेशन। वैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन हो, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, विच शो सडन चेंज इन फीलिंग। जब हमारी भावनाओं में एकदम परिवर्तन हो जाता है, हम एकदम हैप्पी हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, इसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो वैसे स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन के साथ फॉलिंग टोन लगती है। लेकिन जब एक्सक्लेमेशन क्वेश्चनिंग है, मींस हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें राइजिंग टोन लगेंगी, ठीक है। जैसे हमें पता चलता है कि उसकी लॉटरी लग गई, तो हम क्या होता है, हैरान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी पूछते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट, है ना, आंखें बड़ी करके क्या बोलते हैं, व्हाट। तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहते हैं जी वो पास हो गया, और आपको लगता था कि वो पढ़ता नहीं है, पास हो गया, तो आप क्वेश्चन पूछते हो उससे, क्या करते हो, रियली, दैट इज कॉल्ड राइजिंग टोन। तो विद स्ट्रॉन्ग एक्सक्लेमेशन हम फॉलिंग टोन लगाते हैं। लेकिन अगर हमारी एक्सक्लेमेशन मींस अगर हमारा जो चेंज इन फीलिंग्स हो रही है वो क्वेश्चनिंग है, उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो राइजिंग टोन लगेगा। देखो रियली, इसमें एक ही वर्ड है, वही हमारा टॉनिक वर्ड है। इसमें मेन वर्ड रियल है, एल वाई सफिक्स है। सफिक्स आप जानते हो ना, किसी वर्ड के पीछे जो वर्ड लगते हैं, वैसे इसे रूट कहते हैं। वर्ड, मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। रियल हमारा मेन वर्ड है जिसे हम रूट कहते हैं। रूट के पीछे जो वर्ड्स लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं।
तो यहाँ पर हमारी क्या लग जाएगी, राइजिंग टोन। इसको क्या बोलेंगे, रियली। ठीक है, अब किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम अब दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, ओ। ठीक है, सरप्राइज को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां भी हमारा क्या लगेगा, राइजिंग टोन। तो ध्यान रखना, इफ एक्सक्लेमेशन इज क्वेश्चनिंग, वी वी विल यूज राइजिंग टोन। रियल लाइफ में भी राइजिंग टोन यूज करेंगे। नेक्स्ट इज with not very exciting और unexpected exclamation। अब कुछ सेंटेंस हम, कुछ एक्सक्लेमेशन ऐसी हैं जो हम रियल लाइफ में इतनी बार यूज कर चुके हैं कि अब उसमें एक्साइटमेंट रही नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड एग्जाम देने जा रहा है, आप उसको क्या कहते हो, गुड लक। अब गुड लक इतनी बार यूज हो गया कि उसमें एक्साइटमेंट है ही नहीं। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिल जाती हैं, ऐसी एक्सक्लेमेशन मिल जाती हैं जो एक्साइटिंग नहीं है और अनएक्सपेक्टेड है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके साथ हम राइजिंग टोन लगेंगे। तो क्या कहेंगे, उसको अपने फ्रेंड को विश करेंगे तो हम क्या कहेंगे, गुड लक। राइजिंग टोन के साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड लक। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉनिक वर्ड है वो लास्ट है, लक। नाउन, राइजिंग टोन, गुड एडजेक्टिव है, इसके साथ स्ट्रेस लगेगी। और हम क्या कहते हैं, ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसमें हमारा राइट क्या है, मेन वर्ड है, टॉनिक वर्ड है। ऑल एडजेक्टिव है, तो इस पे स्ट्रेस लगेगी। क्लियर, दीज आर टू more rule of rising tones. Come to the next two rules that I want to discuss with you. One is with subordinate clause. जब मैंने राइजिंग टोन पे सॉरी फॉलिंग टोन पे लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में एक मेन क्लोज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती हैं। और उसमें मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा किससे शुरू होता है, कंजक्शन से। तो कंजक्शन के बाद जो क्लोज दिया होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और मैंने आपको बताया था कि मेन क्लोज के साथ फॉलिंग टोन लगती है और सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ राइजिंग टोन लगती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्लोज के बारे में डिटेल से नहीं बताने जा रहा, क्योंकि मैंने 5-6 लेक्चर क्लोज के ऊपर डिटेल में डिलीवर कर रखे हैं, जो मेरी ऐप ऑक्सब्रिज इंग्लिश पे अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हो। तो मैंने अभी आपको ब्रीफली बता दिया कि आप कैसे सबऑर्डिनेट क्लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत इजी है कि जो भी कंजक्शंस के बाद जो क्लोज आएगा वो हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो जहाँ कंजक्शन इफ है, इफ के बाद जो क्लोज आया वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्लोज आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। क्लोज शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लोज में ही हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके साथ राइजिंग टोन लगेगी। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कंजक्शंस के बाद जो क्लोज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो इसमें पास वर्ड नहीं आएगा, इसमें वर्ड आएगा हार्ड। आपको ध्यान रखना है, हार्ड वर्ड आएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, पास नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जी, ये नहीं आएगा। हार्ड हमारा टॉनिक वर्ड है, मैंने आपको बताया है कि लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उस पर हम राइजिंग टोन लगाएंगे। वर्क्स हमारी वर्ब है, तो इसके साथ हम स्ट्रेस लगाएंगे। ऑडियो, ये जो मेन है, मेन के साथ, मेन क्लोज के साथ फॉलिंग टोन लगती है। तो मेन क्लोज में इंपॉर्टेंट हमारा पास है, एक ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉनिक वर्ड है, उसके साथ फॉलिंग टोन लगा देंगे। जस्ट टेक सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, आफ्टर के बाद जो हमें दे रखा है, आई रीच्ड होम, इसमें राइजिंग टोन लगेगी। और कंजक्शन से पहले जो दिया होता है वो हमारा मेन क्लोज होता है। तो मेन क्लोज के साथ आपने क्या लगानी है, फॉलिंग टोन। अब मेन क्लोज कौन सा है, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। ठीक है ना, द गेस्ट्स हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। हम ऐसे बोलते हैं ना इसको, उसको राइजिंग टोन के साथ बोलना है, लेफ्ट को फॉलिंग टोन के साथ। The guests had left when I reached home. Clear? तो इसमें left हमारा मेन वर्ड है, टॉनिक वर्ड है, इस पे फॉलिंग टोन। गेस्ट के साथ स्ट्रेस, इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो होम है, टॉनिक वर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें राइजिंग टोन। और रीच हमारी वर्ब है, उसके साथ स्ट्रेस। तो आपने स्ट्रेस और टोन दो चीजें लगानी है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका रूल करते हैं, बिकॉज इन दिस video lecture I will discuss 10 rules. So 9 rules we have discussed. Now only the 10th rule is left. And what is that one? With repetition questions. जब आप रियल लाइफ में रेपिटेशन क्वेश्चन पूछते हो तो उसको राइजिंग टोन के साथ लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमें बताया, आपके फ्रेंड ने आपको बताया, आई रीच्ड दिल्ली एट 5 o'clock. अब आप इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो. उसने बता दिया कि कितने बजे पहुंचा, 5 बजे, लेकिन आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? व्हेन. अब व्हेन का मतलब क्या है जी? आप उस क्वेश्चन को रिपीट ही कर रहे हो. जब आपने पूछा व्हेन, आपका फ्रेंड क्या जवाब देगा? 5 o'clock. तो वो तो पहले ऑलरेडी बता चुका है, तो आप उस चीज को रिपीट कर रहे हो. ठीक है ना? तो जब आप रेपिटेशन क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी राइजिंग टोन के साथ बोलेंगे, तो यहाँ व्हेन अकेला दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा? राइजिंग टोन आ जाएगा. फिर आपके फ्रेंड ने आपको बताया, इट टुक मी 3 hours टू कंप्लीट प्रोजेक्ट. उसने कहा कि 3 घंटे लगे मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने में. फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग मीन्स कितना टाइम लगा. फिर आप उसको रिपीट कर रहे हो. ठीक है? तो अगेन यहाँ पे राइजिंग टोन लगेगी. तो यहाँ इंपॉर्टेंट हमारा टॉनिक वर्ड कौन सा? लॉन्ग. उस पर क्या लगेगी? राइजिंग टोन लगेगी. सो दीज आर रूल्स ऑफ राइजिंग टोन. So I hope that you will be able to understand this lecture. So if you want to watch more videos relating to linguistics, phonetics, intonation, English grammar, spoken English, literature, so don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.